नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, इस दुनिया में जो करोड़ों जीव है, उस करोड़ों जीवों का ख्याल हमारी धरती माँ पिछले 450 करोड़ साल से कर रही है। 450 करोड़ साल से पृथ्वी की स्थापना हुई और पृथ्वी की शुरुआत हुई, और 350 करोड़ साल से पहला जीव शुरुआत हुई। तो 350 करोड़ सालों से इस धरती के ऊपर करोड़ों जीव रहते हैं, और इस जीवों का ख्याल रखने के लिए हमारी धरती माँ ने जो व्यवस्था का निर्माण किया है, उसी व्यवस्था को हम कहते हैं इकोसिस्टम, पर्यावरण। और इस पर्यावरण में उसने ऐसी व्यवस्था की है कि जो भी जरूरतें हमारी होती है, हर जीव की जो जरूरतें होती है, वो हमारी धरती माँ अखंड, अक्षय, सदैव हमें लाके देती है। बार बार रिसाइकल वे में वो हमारे लिए प्रस्तुत करती है। तो क्या जरूरत होती है जीवों की? तो एक तो होती है ऊर्जा। ऊर्जा कहां से मिलती है? तो खाने से। अब इस खाने में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड यानी फैट है, और इस सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। हमारे भी बदन में हम कहते हैं कि तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन तेल की भी बहुत जरूरत है। ये फैट, लिपिड जिसे कहते हैं। अभी हमारे बदन में ये जो आंखों से लेकर जो भी अलग अलग तरह के सिक्रेशंस है, उसमें कंपल्सरी लगता है तेल। हमारी बॉडी बनती है प्रोटीन से, और कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे समझिए कि कैश है। जब भी हमको लगा तो पैसे खर्च किए, वैसे ही जब भी हमको जरूरत पड़ी वैसे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया। तो ये सभी चीजें ये इस इकोसिस्टम के अंदर, पर्यावरण के अंदर माँ सभी जीवों को उपलब्ध करके देती है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, तो जीवन इस शरीर को बनाने के लिए कुछ जीवन सत्व लगते हैं, कुछ मूल द्रव्य लगते हैं, वो भी ये धरती माँ बार बार हमें उपलब्ध करके देती है। हर चीज की अपनी एक साइकिल है कि जो बार बार अखंड और सदैव हमारे लिए तैयार होती है। सिर्फ जीने के इस सजीव की बात नहीं, लेकिन इन सजीवों को रहने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो भी धरती माँ तैयार करके देती है। समुद्र के जीव है या फ्रेश वाटर के जीव है, पहाड़ों पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, हवा में रहते हैं, हर चीज के लिए इस माँ ने व्यवस्था करके रखी है। और वैसी ही व्यवस्था अभी इस करोड़ों जीवों में से एक जीव है मनुष्य। 40 से 60 लाख साल पहले इस मनुष्य के जो वंशज थे, पूर्वज थे, वो पूर्वज बाकी के जानवरों जैसे ही थे, तो उनकी जरूरत वैसी थी जैसे बाकी के जीवों की, जानवरों की थी। 2 लाख साल पहले उस मनुष्य की उत्क्रांति हुई। हम उस फॉर्म में आए जैसे आज हम लोग हैं। तो 2 लाख साल पहले फिर हमें उन ब्रेन की साइज हमारी बढ़ गई, बुद्धिमान हो गए ये प्राणी। और फिर उससे लेके तब तक जो भी मनुष्य की जरूरत है, यानी 40,000 साल पहले मनुष्य ने पहली बार बस्ती की, और वो बस्ती का कारण था एग्रीकल्चर। उसने एग्रीकल्चर की खोज की, और वैसे वैसे फिर गांव बना, शहर बना, ऐसा सब कुछ हो। तो ये पूरा जो हमारी भी उत्क्रांति है, इस मनुष्य को भी पिछले 2 लाख साल से जो भी जरूरत है, वो भी माँ ने हमेशा साइक्लिकल वे में, अक्षय वे में, सस्टेनेबल वे में हमें करके दी। यहां तक कि पिछले 12,000 से 15,000 साल पहले हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ, हमारे अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या? तो अलग अलग देशों का निर्माण हुआ। चाइनीज की संस्कृति, सिंधु संस्कृति, यूरोप की संस्कृति, ऐसे अलग अलग संस्कृतियों का, देशों का जन्म हुआ। अभी ये 15,000 सालों से भी अगर आप देखोगे, तो मनुष्य ने अपने दिमाग से जो भी और अलग अलग जरूरतें का निर्माण किया, जरूरतों, तो उसकी हर जरूरतों का पूरा किया है धरती माँ। हमें वस्त्र चाहिए था, आभूषण चाहिए था, बड़े बड़े महल, बिल्डिंग चाहिए थे, वो सभी किए हमने। इस सभी की व्यवस्था हमारी इस प्रकृति में है। और अगर हम एनर्जी की बात करें, जिसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एनर्जी की जो जरूरत थी मनुष्य की, वो बाकी के जानवरों जैसी थी। दौड़ने के लिए, बाकी काम करने के लिए उसे एनर्जी लगती थी, वो फूड से मिलती थी। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे उसका दिमाग चलता रहा, तो पहले उसने खोज की इस फायर की, आग की। अब इस आग से तो सबसे पहले उसने क्या किया, आग की जरूरत थी उसको रोशनी के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा थी
खाना पकाने के लिए। यानी पूरे इस दुनिया में मनुष्य एकमेव ऐसा प्राणी था कि जो खाना पका के खाने लगा, और यही चीज मनुष्य को बाकी सभी जीवों से अलग करती है। बाकी सभी जीव अगर आप देखोगे तो वो वैसे ही खाते हैं अपने खाने को, और मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो खाना पका के खाता है। तो ऐसी हमारी ऊर्जा की जरूरत शुरू हुई। बाद में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत शुरू हुई। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, तो मनुष्य ने फिर बाकी के जानवरों की ऊर्जा या उनकी जो एनर्जी उसका उपयोग किया। तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी, या हमारे जहां जहां मनुष्य रहता था वहां वहां जो भी एनिमल्स, ये जानवर उपलब्ध होते थे, उनके साथ उन्होंने से गाड़ी का निर्माण किया। और फिर बाद में हुआ एक आविष्कार, एक रिवॉल्यूशन हुआ। उसका कारण था कि हमें बाफ के ताकत के बारे में पता चला। बाफ के ऊपर चलने वाले इंजन की खोज की हमने, और पता चला कि 100 घोड़े की ताकत उस एक इंजन में हो सकती है, 100 हाथी की ताकत उस एक इंजन में हो सकती है। और इस तरह फिर शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की। दोस्तों, फिर उसके बाद अलग अलग जो हमारे आज के ऊर्जा के जो अलग अलग प्रकार है, अलग अलग उपयोग या एप्लीकेशंस है, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स तैयार हुए। जैसे खाना बनाने के लिए ऊर्जा, उसका स्रोत अलग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊर्जा, इंडस्ट्री के लिए ऊर्जा, बिजली बनाने के लिए ऊर्जा, तो अलग अलग उसके डिपार्टमेंट की शुरुआत। और आज हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है कि हमारे इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर सेक्टर कोई है तो वो ऊर्जा का है। आज हम सभी लोग मनुष्य ऊर्जा के ऊपर इतने सारे डिपेंडेंट हैं कि हम एक घंटे भी ऊर्जा के बिना रह नहीं सकते। तो इस तरह से ऊर्जा हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन गई है। इतने डिपेंडेंट है हम आज ऊर्जा के ऊपर। और ये पूरी ऊर्जा आज के तारीख में हमें कौन प्रदान करता है, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अगर आप देखोगे, अभी इस ऊर्जा का मतलब है ईंधन और पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और बाकी के सभी तरह के ईंधन, ये सब कुछ है। इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, सबकी बात कर रहा हूं। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, तो सबसे ज्यादा अभी ईंधन और ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? तो ऑयल, क्रूड ऑयल 33%। उसके बाद है कोयला जो 27% का कंट्रीब्यूशन करता है। अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो है गैस, नेचुरल गैस, जो ज्यादा से ज्यादा करके वो बिजली बनाने के लिए काम आता है, 21%। उसके बाद है न्यूक्लियर, जो रिन्यूएबल के नाम पे हम सोलर, विंड, ये सब कुछ करते हैं, वो 11% है, 11% है। और 2% है हाइड्रो। दोस्तों, इन ऊर्जा के साथ इन ऊर्जा का जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो अनेक सारे जो अनचाहे ऐसे गैसेस का निर्माण भी करते हैं। और ये गैसेस क्या कर रहे हैं? ये वातावरण में जाके हमारा जो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रक्रिया से ये बढ़ाते हैं उसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे अगर आप कमरे में बैठे हो और धुआं कैसे चालू हुआ, तो धुआं ऑक्सीजन कम करेगा और आपकी सांस फूलने लगेगी, बस वैसे ही कुछ हो रहा है। और इन गैसेस को हम लोग कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। अभी हम सबको पता है कि इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हम पूरे अभी बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण 72% एनर्जी है। ये जो अलग अलग ऊर्जा का हमने निर्माण किया है, अलग अलग ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, वो 72% है। 28% है हमारी आदतें, जिसकी वजह से ये कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, इस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। सब उसमें सबसे प्रमुख जो अगर कोई विषय है तो वो है एग्रीकल्चर, खेती। बहुत पहले जैसे हम लोग खेती करते थे, हजारों सालों तक हमने वैसे खेती, उसको सस्टेनेबल खेती कहते थे। आज जो हम लोग खेती कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, और जिसके वजह से भी ये कार्बन का, ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। फिर आज हम लोग एक जंगल कम कर रहे हैं, वेटलैंड्स कम कर रहे हैं, बाकी की हमारी वेस्ट की, इसकी आदतें, ये पूरे आदतों की वजह से 28% आज हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन गैसेस के लिए। तो जब हमें इस दुनिया को बदलना है, इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना है जैसे हम थे, तो हमें ना कि सिर्फ ऊर्जा को बदलना है, हमें इस आदतों को भी बदलना है। और इसीलिए इस एमपीओ का निर्माण हुआ है। हमारा ये जो एमपीओ का संगठन है, प्लेटफॉर्म की जहां हम इतने सारे लोगों को इकट्ठा लाते हैं, वो इसीलिए कि आओ मिलके अपनी आदतें बदलते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी सब जो भी ईंधन और ऊर्जा की जरूरत है,
तो सबसे ज्यादा उसको पूरा करता है कोयला, 44% कोयला उसको पूरा करता है। उसके बाद पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल, ये 24%, नेचुरल गैस 6%। और सबसे चौंका देने वाली चीज है कि हम बायोमास और वेस्ट से हम लोग 21% हमारी ऊर्जा और ईंधन का जो जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्रतिशत किसका नहीं है बायोमास और वेस्ट का, जो भारत में होता है। हाइड्रो पावर 2% और न्यूक्लियर 1% है। दोस्तों, ये पूरे दो चीजें अगर आप देखोगे कि पूरी दुनिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है, भारत किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको पता चलेगा कि हम मनुष्य ने अपना डेवलपमेंट करते 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 आज हम ऐसी स्थिति में कि हम पूरी तरह से इस फोसाइल या जीवाश्म ईंधन के ऊपर ही अभी डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं सब कुछ जो हमारा हो रहा है। और ये रिन्यूएबल्स के नाम पे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल, अपारंपरिक ऊर्जा, दोस्तों इस ऊर्जा के ऊपर भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो सूरज की रोशनी ले आने के लिए हम लोग ये मेटल्स के या ये जो शीट्स है उसको बना रहे हैं और उसकी उसकी ऊर्जा जो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भूल गए हैं कि करोड़ों सालों से जो चीज, जो व्यवस्था धरती माँ ने करके दी है, जो प्रकृति ने करके दी है, वो है पेड़, वो है वनस्पति, वो है हमारी खेती। ये सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया सस्टेनेबल तरीका है इस सूरज की रोशनी को लेने की। ये छोड़ के हम रिन्यूएबल के नाम पे ये करें तो ये रिन्यूएबल हो ही नहीं सकता, अखंड हो ही नहीं सकता। दूसरी बात कि ये जो ऊर्जा आज हम लोग ले भी रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, अब उसको स्टोर कैसे करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमने ऊर्जा तो ली सूरज की, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए फिर इतना खर्चा हो रहा है, इतने बैटरी के इतने बड़े बड़े लागत से इतनी इन्वेस्टमेंट उसमें हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज सिर्फ उसको स्टोर करने के लिए है। जबकि माँ ने क्या बताया है, जबकि पूरी प्रकृति हमें क्या बताती है कि एक बहुत ही नेचुरल सिंपल तरीका हमारे इस प्रकृति का है। ये वनस्पति जब भी सूरज की रोशनी लेती है तो उसको स्टोर भी करती है ना। अभी उन्होंने स्टोर की हुई करोड़ों साल पहले की एनर्जी आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोयला, ये गैस, ये ऑयल, ये सब कुछ जो है वो तब करोड़ों साल पहले जो ऊर्जा हम स्टोर की थी वनस्पतियों ने, उसका हम लोग आज उपयोग कर रहे हैं। तो इतना सिंपल चीज छोड़ के आज हम लोग सब भाग रहे हैं ऐसी चीजों के ऊपर जिसमें इतना सारा पैसा और इतने सारी रिसोर्सेज लग रहे हैं। पूरी दुनिया आज की तारीख में पीछे पड़ रही है इस बैटरी के। बैटरी के लिए जो मेटल्स लगते हैं उसके लिए खदानें अगर आप देखोगे तो इतने दूर तक, इतने अंदर तक आज मनुष्य जा रहा है कि वो उसको ले, बैटरी तैयार करे, उस बैटरी के ऊपर फिर गाड़ियां, बसेस, ये सब चलाए, जबकि पूरी तरह से अनसस्टेनेबल है। दोस्तों, ये जो अलग अलग तरह की ऊर्जा के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है और हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, दोस्तों ये आधुनिक ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टोरेज। हमने देखा कि रिन्यूएबल्स पे कैसे बहुत सारा खर्चा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्रूड ऑयल है, इस क्रूड ऑयल का भी स्टोरेज अगर आप देखोगे तो भी उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। आज हमारे हमारे सबके घर में आज एलपीजी है। एलपीजी का भी स्टोर करने का कितना कठिन वो प्रोसेस, प्रक्रिया है, और कितनी सारी लागत हमारी रिफाइनरीज में भी होती है, यहाँ ये सब चीजें होती। यहाँ तक कि ये इस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस का उपयोग होता है। रिसोर्सेस का उपयोग के साथ ये जो प्रकृति का संतुलन है, ये भी हम लोग उसमें बहुत सारी डिस्टर्ब करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, ये सभी चीजें हमारे आज की ऊर्जा में बहुत डिफिकल्ट है। रिफाइनरी भी एक इतना बड़ा निवेश, इतनी बड़ी चीज है। अगर बिजनेस के सेक्टर से देखें, आज की तारीख में सबसे ज्यादा निवेश हर साल जिस सेक्टर में होता है वो सेक्टर है ऑयल एंड गैस का। क्यों? उसका ही कारण है ये ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन, रिफाइनरी, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इसमें निवेश होता है। हर साल 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश इसमें होता है, क्योंकि ये सब चीजें करनी पड़ती है। और इसके बाद भी अब ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं, ये एक बार आपने चालू करने के बाद स्टोरेज बहुत डिफिकल्ट है, तो इमीडिएटली उसको इस्तेमाल करना पड़ता है।
और जहां वो निर्माण होता है और जहां उसको उपभोक्ता है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसमें कभी कभी इतनी गैप और इतनी सब चीजें होती है कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस होता है। जहां जितनी चालू करते हैं वहां से लेके वो जो जो जहां उसकी खपत है, जहां उसका उपयोग हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लॉस हमारे इस बिजली का होता है। और उसमें अगर हमारे देश की अगर फिगर देखोगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये ट्रांसमिशन बिजली का लॉस हमारे देश में होता है। यानी जो वर्ल्ड दुनिया का एवरेज है वो तो बहुत कम है। डेवलप्ड कंट्रीज है उसका भी एवरेज बहुत कम है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनका भी एवरेज हमसे बहुत ही ज्यादा कम है। इतना ज्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस आज भारत का बिजली का हो रहा है। और ये कारण ये दिखाता है कि हमारे इतने पैसे और रिसोर्सेस हम वेस्ट हो रहे हैं। तो भारत की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें तो हम जिस ईंधन और ऊर्जा के ऊपर डिपेंडेंट है वो ये सब सोर्सेस आपके सामने है। ये सभी सोर्सेस मैक्सिमम ये फॉसिल फ्यूल्स है। और इस एनर्जी सेक्टर को, ये सोर्सेस को अगर हम देखें तो कोयला सबसे पहला भारत के लिए आएगा, क्योंकि भारत में 44% कोयला एनर्जी और ऊर्जा उत्पादन देता है और दुनिया के लिए यही परसेंटेज 27 है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो दुनिया के लिए क्रूड ऑयल 33% है, तो भारत के लिए 24। क्रूड ऑयल का बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल से लेके सभी चीजें मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन के जाते हैं और बाकी इंडस्ट्रीज में। नेचुरल गैस, अभी हाल ही में कुछ दिनों से नेचुरल गैस की जो जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 21% नेचुरल गैस ऊर्जा और ईंधन को कंट्रीब्यूट करता है और भारत में ये संख्या 6% है। और नेक्स्ट है बायोमास। दोस्तों पूरी दुनिया में इस बायोमास का ईंधन के लिए जो उपयोग होता है वो 1% से कम है, लेकिन भारत में यही उपयोग अगर आप देखोगे तो भारत में 21% है। भारत में ईंधन और ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए हम लोग बायोमास इतनी बड़ी संख्या में यानी 21%। अब इसके दो रेफरेंसेस निकलते हैं, दो चीजें इससे हमें समझती है। एक चीज क्या कि भारत इतना समृद्ध है ये रिसोर्सेस में, सबसे पहले तो कि अगर हम 21% ऊर्जा आज की तारीख में उनसे ले रहे बायोमास से, तो इसका मतलब इतना बायोमास, इतना प्रकृति का जो रिसोर्सेस है जो अपने देश में, नंबर वन। नंबर दूसरा क्या निकलता है इससे रेफरेंस कि हम जो भी जितने भी लोग ये सब काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आज बायोमास का उपयोग कर रहे हैं, उनको स्वच्छ ईंधन का एक्सेस नहीं है। तो ये दोनों चीजें समझ में आती है जब हम 21% से ज्यादा बायोमास एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी है, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी 6% कंट्रीब्यूट करती है पूरी जो दुनिया की जरूरत उसको मिटाने के लिए, और भारत में यही परसेंटेज है 1%। इसके आगे है हाइड्रो, जल विद्युत। अब इस हाइड्रो पावर में अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 2% उसका कंट्रीब्यूशन है, भारत में भी 2% इसका कंट्रीब्यूशन है। और रिन्यूएबल जैसा हमने देखा कि पूरी दुनिया में 11%, 11% आज की तारीख में ये सोलर, विंड ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईंधन और ऊर्जा की जरूरतों के लिए, और भारत में यही 1% है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम करोड़ों सालों से जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, इस सस्टेनेबल अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, इनफैक्ट हमारी संस्कृति सभ्यता की शुरुआत होने के बाद भी, सिविलाइजेशन के बाद भी पिछले 15,000 सालों से हम लोग जो कर रहे थे वो सब कुछ सस्टेनेबल था। और आज के तारीख में जो कर रहे हैं वो भी पिछले 200 सालों से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होकर अभी 200 साल भी नहीं हुए, 20 साल उसमें कम है। तो लेकिन इस 200 साल में पूरी दुनिया को बर्बाद हम लोगों ने किया। आज की तारीख में कई सारे जीव, वनस्पति, प्राणी हर दिन हमेशा के लिए लुप्त हो रहे हैं। जिस धरती के ऊपर करोड़ों साल से हो रहे हैं उसको हमने लुप्त किया है। ऐसी लेवल पे आज हम लोग दुनिया को लेके जा रहे हैं। और दोस्तों अभी सिर्फ बाकी के जानवरों तक ये परिस्थिति नहीं है। अभी तक मनुष्य ने कभी भी इस पर्यावरण के बारे में सोचा नहीं। हमारे आजू बाजू इतने सारे जीव जो हमारे साथ इस दुनिया में रह रहे उसके बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन अभी तो परिस्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि हमें भी अभी आखिरी चेतावनी दी गई है। आईपीसीसी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022 में, उन्होंने कहा ये फाइनल कॉल है, ये कोड रेड है, ये रेड अलर्ट है। अभी आज अगर हमने इस पे कुछ नहीं किया तो हम भी, पूरी मानव जाति भी पूरी तरह से निर्मूलन हो सकती है। और यस, यही बदलना है
इसलिए हमने एमसीएल की स्थापना की है। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम ये काम, तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट सभी तरह के एनर्जी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। हम शुरुआत कर रहे हैं अभी एमकोल, तो एमकोल की अगर बात करें तो एमकोल सभी तरह के एप्लीकेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अभी आज की तारीख में जो भी इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से तैयार हो रही है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कोयले की वजह से तैयार हो रही है, उसको पूरी तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। आज हमारे पास हमारे देश में कानून है कि 7 से लेकर 10% हमें उस कोयले में बायोकोल डालना है, लेकिन 10% की बात ही नहीं, 100% हम लोग बायोकोल डाल सकते हैं और उससे ऊर्जा उतनी ही तैयार कर सकते हैं जितनी आज तैयार हो रही। उसके अलावा नेचुरल गैस बेस्ड जितने भी पावर स्टेशन है, अभी मैक्सिमम जो नेचुरल गैस का जो उपयोग आज की तारीख में हो रहा है वो इसके लिए ही, वो ऊर्जा ये बिजली तैयार करने के लिए हो रहा है, गर्मी के लिए हो रहा है, और हर जगह जहां जहां नेचुरल गैस तैयार इस्तेमाल हो रहा है उसको 100% हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे सैंपल के साथ। और ये लार्ज हाइड्रो प्लांट्स, ये जल विद्युत प्रकल्प, ये जो है दोस्तों जल विद्युत प्रकल्प से, ये बहुत बड़े बड़े विद्युत प्रकल्प होते हैं। जल विद्युत प्रकल्प वहां होते हैं जहां पहाड़ होते हैं, और इस पहाड़ों में से नदियां का अपना एक प्रवाह होता है, और वो नदी, उस नदी का जो नेचुरल उसका जो प्रवाह है उसको रोक के हम डैम का निर्माण करते हैं, और डैम का निर्माण करके फिर वो जल विद्युत उस पानी को एक जगह से निकाल के उस पानी की शक्ति से टरबाइन घुमाते हैं और एनर्जी निर्माण करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं। दोस्तों जहां जहां पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट है, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट्स का निर्माण सिर्फ और सिर्फ बिजली के लिए किया जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी बिजली का निर्माण होता है, 15% बिजली आज निर्माण हो रही है हाइड्रो प्रतिशत दुनिया के लिए। और भारत की बात करें तो भारत में जितनी भी ऊर्जा तैयार होती है, जितनी भी बिजली तैयार हो रही है, उस बिजली के लिए ये जल विद्युत प्रकल्प जो है वो 12% बिजली बना रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जो पहाड़, ये जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, जहां से ये नदियां निकलती है और जहां ये प्रोजेक्ट जाते हैं, ये इकोलॉजिकली पर्यावरण दृष्टि बहुत ही संवेदनशील ऐसी जगह है। यहाँ बहुत बड़े मात्रा में बायोडायवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, वनस्पतियां रहती है, इन सबको हम तोड़ मरोड़ के ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। जब भी हम ये प्रकृति ने तैयार की हुई परिस्थिति है, ये इकोसिस्टम है, पर्यावरण सब कुछ है, उसको हम अपने इस चीज के लिए डिस्टर्ब करते हैं, तो शायद आपको पता नहीं आज की तारीख में 67% जो जीव फ्रेश वाटर में थे वो लुप्त हो चुके हैं। और हमारे देश की बात करें तो ये सभी प्रोजेक्ट एक तो हिमालयज में है, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में है, और यही प्रोजेक्ट, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट का ही इफेक्ट है कि जो जोशीमठ में हुआ, बार बार हो रहा है, हर साल उत्तराखंड में कुछ ना कुछ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ बिल्कुल कोई भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। जितने भी दुनिया के जितने भी जाने माने साइंटिस्ट है, एनालिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, वो कहते हैं कि ये बड़े जो जल विद्युत प्रकल्प होने ही नहीं चाहिए। ये जल विद्युत प्रकल्प वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लघु, मध्यम और विशाल। अगर हमें जल विद्युत प्रकल्प करने ही है तो लघु करने हैं, स्मॉल करने हैं, कि जहां विद्युत जनरेशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 100 किलोवाट तक है। लेकिन हम ये मध्यम और विशाल बिल्कुल करने नहीं चाहिए, जबकि हम विशाल ये सब कर रहे हैं। अगर एमकोल के साथ बिजली हम लोग पर्याप्त क्वांटिटी में तैयार करें तो हमें कोई जरूरत नहीं ये जल विद्युत प्रकल्प करने की। दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी, पूरी दुनिया के लिए जितनी भी बिजली बनती है ना, 10% आज की तारीख में बन रहे न्यूक्लियर एनर्जी से, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी उसमें शक्ति इतनी है, हमें पता है कैसे 1 सेकंड से इतनी सब बर्बादी अगर होती है तो कितनी पावर, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा है उस न्यूक्लियर में। लेकिन दोस्तों उसकी दूसरी साइड भी है ना, इसी न्यूक्लियर एनर्जी का अगर कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, या जहां आप ये काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को भी और प्लांट को भी अगर कुछ गलत, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो पूरा आजू बाजू का पर्यावरण, कितने सारे लोग, वो देश पूरा तक बर्बाद होता है। और बार बार देख रहे हैं हम लोग,
नहीं हम लोग रिस्क ले सकते आज की तारीख में तो। लेकिन न्यूक्लियर पावर को इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आई मीन दो देशों के बीच में अगर कुछ झगड़ा हो, दो देशों के बीच में तनाव अगर तैयार हो, तो दो देश एक दूसरे को धमकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका मतलब सोचते नहीं कोई। जो भी न्यूक्लियर पावर पे बिजली बना रहा है वो उसके साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है, और ऐसे धमकी देते हैं एक दूसरे को जैसे वो पूरी ऐसे आजू बाजू हजार पृथ्वियां घूम रही है और कोई चिंता नहीं हमें इस पृथ्वी की। तो हमें कंपलसरी इसको बंद करना चाहिए, और इसका भी सोल्यूशन एमकोल के ऊपर है। तो 100% जो पावर जनरेशन है, जो बिजली चाहिए दुनिया के स्तर पर भी, भारत के स्तर पर भी, 100% बिजली हम अपने इस एमकोल से बना सकते हैं। दूसरा है कुकिंग फ्यूल। अभी कुकिंग फ्यूल हमारे देश में 43% हाउस होल्ड, 43% परिवार ऐसे है कि जो बिजली के लिए बायोमास का उपयोग करते हैं। इसलिए बायोमास का उपयोग इतना ज्यादा है। इसलिए पूरी ऊर्जा में 21% क्यों है? क्योंकि उनके पास नहीं है बिजली के ये कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए जो ईंधन चाहिए वो नहीं है स्वच्छ, और बाकी का ऑफकोर्स है एलपीजी। लेकिन इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी इस एमकोल के साथ। ये स्टोव जो आप देख रहे हैं, ये स्टोव एमकोल पे चलने वाले स्टोव है। वो वैसे ही स्वच्छ जैसे ही आज आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हो, और जिस तरह से आपको ऊर्जा मिलती है वैसे ही ऊर्जा देंगे वो। बहुत ही सुरक्षित जैसी। और अगर आप ये भी देखोगे फ्यूल ईंधन, वो भी कितना सिंपल और कितना सुरक्षित है। यानी आप अपने गेहूं चावल जैसे अपने उसको रसोई में रख सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ घरेलू नहीं, तो बड़े बड़े जो कमर्शियल लेवल्स है, यानी बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जहां बड़े स्केल पे आपको खाना पकाना होता है, वहां भी बड़े स्टोव हम तैयार कर सकते हैं जो एमकोल के ऊपर। दोस्तों 13-14 साल पहले भारत पेट्रोलियम ने, ये जो परिस्थिति आज इतनी है 43%, तो 13-14 साल पहले और ज्यादा था। तो सॉरी, भारत पेट्रोलियम नहीं, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 14 साल पहले इसी एक सीएसआर एक्टिविटी करके लाखों लोगों को ऊर्जा करके एक स्टोव दिया था। कौन सा स्टोव? जो बायोकोल पे चलेगा, जो बायोमास पिलेट पे चलेगा। लाखों 2009-2010 की बात है, तब उन्होंने ये सब चूल्हा दिए थे और कहा था कि आप बायोमास का उपयोग मत करो, इसका उपयोग करो, क्योंकि हमें पता है कि इस बायोमास का उपयोग करने के बाद इस धुएं की वजह से आज हमारी महिलाएं, माताएं, उनके बच्चे कितने अफेक्ट होते हैं, कितनी उनकी बीमारियां फैलती है। तो इसके लिए उन्होंने दिया, और ये तब से प्रचलित है। सबको पता है कि ऐसे स्टोव होते हैं जो स्वच्छ ईंधन हमें प्रदान कर सकते हैं, जिसे आराम से अच्छी कुकिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पूरे देश में प्रॉब्लम किसकी है? ईंधन की। ये जो एमकोल हम बना रहे हैं, बायोकोल, ये सबका सोल्यूशन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबको हमने चूल्हे तो दे दिए, लेकिन ईंधन कहां से आएगा? और एमसीएल सबसे, अभी एमसीएल जब ये एमकोल का निर्माण करेंगे तो सभी चाबियां हमारे हाथ में रहने वाली है। दोस्तों इंडस्ट्रियल फ्यूल भी जो है, इंडस्ट्रियल फ्यूल को भी बहुत आसान है कि आप अपना एफओ फर्नेस ऑयल छोड़ो, एलडीओ छोड़ो, डीजल छोड़ो और एमकोल पे ऊपर शिफ्ट हो जाओ। कोई बड़ी, ये सभी दुनिया जानती है कि ऐसा आराम से हो सकता है। ये भी हम कर सकते हैं हमारे एमकोल के साथ। और हर कोई जो इंडस्ट्री में यूज होने वाला आज का फ्यूल है, इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है, अब ये फर्नेस ऑयल बहुत मैक्सिमम स्केल में उसका उपयोग होता है, क्योंकि वो उससे सस्ता है डीजल से वगैरह। लेकिन बहुत ज्यादा वो गंदगी, बहुत ज्यादा पोल्यूशन वो करता है। 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एमकोल के ऊपर। इतना ही नहीं, डीजल जनरेटर्स, अभी कई सारे ऐसे प्रेमाइसेस है, प्लेसेस है कि जहां कंटिन्यूअस उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगता है और वो नहीं होता। अभी हॉस्पिटल है जहां आईसीयू होता है, वहां लगता है। कई ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है कि जहां कंटिन्यूअस उनको सप्लाई लगता है, और हो सकता है कि वो सप्लाई उनको मिलता नहीं हुआ, तो उनके यहाँ बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, बड़े छोटे जनरेटर्स हर जगह होते हैं, डीजल के ऊपर जिसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वो बिजली तैयार करते हैं। दोस्तों ये सभी जनरेटर्स हम एमकोल के ऊपर तैयार कर सकते हैं। ये जो जनरेटर्स आप अभी पिक्चर में देख रहे हो, ये सभी एमकोल के जनरेटर्स हैं। एमकोल के ऊपर काम करने, एमकोल से हम लोग बिजली तैयार करने वाले जनरेटर्स। इसका क्या कारण है कि ये बहुत आसान है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर हमें कुकिंग
सिस्टम सब लाना है एमकोल के ऊपर, ये आसान है। कई सारे वेंडर्स आपको मिलेंगे ये सब काम करने के। इंडस्ट्री का जो भी ईंधन आज इस्तेमाल हो रहा है उसको अगर एमकोल के ऊपर शिफ्ट होना, ये भी आसान है। बहुत सारे वेंडर्स आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी ये आपको देंगे। डीजल जनरेटर्स का वो सब आसानी, ये इसका कारण ये है कि पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा साल, अनेक दशक सिर्फ और सिर्फ कोयले के ऊपर काम किया है। जब से औद्योगिक क्रांति हुई तब से लेके इतने सारे दिन जो है, इतने सारे जो साल है, दुनिया ने सिर्फ कोयले के ऊपर काम किया है। इंडस्ट्रियल फ्यूल में कोयला था, रेल को चलाने वाला कोयला था, कुकिंग के लिए कोयला था, हर चीज, बिजली तैयार करने के लिए कोयला था, हर चीज के लिए कोयले का इस्तेमाल किया। ये जो जिस इक्विपमेंट मशीनरी की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, वो बहुत साल से इस्तेमाल की गई है। ये क्रूड ऑयल की एंट्री तो बाद में हुई बहुत, जब इंटरनल कंबशन इंजन आया तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होने लगा। और बाद में अभी हो रहा है कि उससे बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल इसलिए होने लगा कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल, इससे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुआ, इंटरनल कंबशन इंजन है, जेट फ्यूल उसके लिए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो इस क्रूड ऑयल से इतने सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जितने भी रिफाइनरीज आप देखते हो ना, मैक्सिमम रिफाइनरीज आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि आज हमारी पूरी दुनिया बन चुकी है ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। सुबह जिस ब्रश के साथ आप ब्रश करते हो, पेस्ट का जो केमिकल है, उससे लेके रात को जिस बेड पे आप सोते हो, जो कंबल आप लेते हो, ये सब कुछ बना है आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल से। इतने प्रोडक्ट्स आज बनते हैं। तो ऐसी क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई। इस तरह से पेट्रोलियम चीजों का अभी हमारा उपयोग बढ़ रहा है। तो बात यह है कि अगर जब ईंधन और ऊर्जा की बात आती है, तब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोल अभी तक प्ले किया किसने? कोयले ने। और इसलिए सभी जो एप्लीकेशन है इसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग हमारे एमकोल के साथ। और जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो हम ये बायोमीथेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बायोफ्यूल स्टेट के जो प्रोजेक्ट है, इससे हमें मीथेन बनाएंगे जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बायोमीथेन एक ऐसी चीज है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बाकी सभी इस पेट्रोल डीजल से बहुत ज्यादा है। बायोमीथेन ऐसी चीज है कि जो अभी गैस में आपको पता है कि हम लोग उसका सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुकिंग के लिए बाकी सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर उसको लिक्विफाई करें, ये बायोमीथेन को अगर हम लिक्विड में, द्रव रूप में उसको कन्वर्ट करें, तो 600 किलो बायोमीथेन स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगेगी, कितना बड़ा सिलेंडर लगेगा, जो भी कुछ है 600 किलो। लेकिन उसको जब आप लिक्विफाई करोगे तो उसका 1 किलो बनता है। 600 किलो बायोमीथेन जब लिक्विफाई करते हैं, उसको द्रव रूप करते हैं, तो 1 किलो बनता है। आने वाले दिनों में जेट फ्यूल, ये जहाज, पानी के जहाज, बड़ी बड़ी जो बसेस जो पूरे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती, ये सभी हमारे इस लिक्विड मीथेन पे चलेंगे, एलएनजी पे चलेंगे। ये सब प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आएंगे। तो दोस्तों अभी तो क्या है कि अभी आपने शायद आपको लगा होगा कि ये तो हम जानते हैं, या हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है कि एमकोल इतने सब काम कर सकता है। लेकिन हम क्या करें आज की तारीख में, हमें किसके ऊपर फोकस करना है? तो आज इस वेबिनार का जो उद्देश्य वही है कि ये समझना कि हम एमकोल के साथ हमारे तहसील को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस एमकोल के साथ तहसील में क्या करना है? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस एमकोल का जो उपयोग है, एप्लीकेशन है, उसको जो देखने का नजरिया है वो हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी तक हम एमकोल को देख के ऐसा देख रहे थे उसको कि एमकोल से के साथ हमें कोयले को रिप्लेस करना है। तो हम गए, लोगों से मिले, एलओआई भी लाए, सब कुछ किया। लेकिन ये हुआ एक सेक्टर। दूसरा सेक्टर, दूसरा नजरिया हमारा ये है कि कैसे इस एमकोल के साथ हम बाकी के सभी जो फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन जो आज का जिसका इस्तेमाल हो रहा है हमारे तहसील में, उसको कैसे हम लोग रिप्लेस करें। हमें अपने तहसील को इस ईंधनों में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। आज हमें अपने तहसील में एमकोल की इकोनॉमी की शुरुआत करनी है। जो भी आपकी जरूरत है ईंधन और ऊर्जा की, उसको पूरा करना है एमकोल के साथ। और इसकी शुरुआत में क्या करेंगे?
पहली कैटेगरी क्या है, तो चलो कुकिंग। तो खाना पकाने के लिए जहां भी, घरेलू हो, होटल हो, इंडस्ट्री हो, बार बार मैं ऊर्जा को आपको दे रहा हूं, सामने दिखा रहा हूं। उसका कारण है कि आप समझे कि एस्टेब्लिश है सब कुछ। ये जो बाजू वाला चूल्हा आपको दिख रहा है, ये होटल वाला चूल्हा है, ये बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट है उसका वाला चूल्हा है। जहां जहां आज हमारे तहसील में, जहां जहां, एक तो सबसे पहले तो जिसके पास चूल्हा ही नहीं है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। लेकिन जो अगर एलपीजी इस्तेमाल कर रहा है, नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी रिप्लेस करना है हमारे एमकोल के साथ। इसका कारण क्या है, आज एलपीजी की कॉस्ट देखिए आप। जब आप ये हम सब मिलके ये काम करोगे, हम बहुत एक फायदा हमारे ग्राहकों को करके देने वाले हैं। आज एलपीजी का सिलेंडर 1100 रुपए है, घरेलू जो गैस है वो 72 से लेके 75 रुपए प्रति किलो है। वही अगर आपका कमर्शियल कुछ है, अगर आप दुकान चलाते हो, आपका होटल है, कुछ है, तो वही सिलेंडर, वही गैस आपकी 105 से लेके 110 रुपए किलो है। तो ऐसे ईंधन को अगर आप एमकोल के साथ रिप्लेस करेंगे, आप सोचिए कितना पैसा उनको बचेगा। अगर 1 किलो एलपीजी के लिए आप 1.5 किलो अगर एमकोल भी इस्तेमाल करते हैं, तो कितना कॉस्ट बचेगा। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे जो व्यावसायिक है, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, रोजी रोटी उनके ऊपर है, जो गाड़ी लगाते हैं, जो छोटे छोटे होटल जिनके पास है, आप ये अगर बदलाव करोगे, एक सिंपल चीज उनको करके दोगे, तो आपको शायद अंदाजा नहीं कितना पैसा उनका बचेगा, कितनी प्रॉफिट में उसकी उपलब्धि होगी। और क्यों देना उनको पैसा। देखो आज अगर एलपीजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसको जा रहा है वो पैसा जा रहा है किसी बाहर वाले को। उनसे हम लोग एलपीजी लाके रिफाइनिंग करके हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों बाहर लोगों को पैसा दे, हम अपने लोगों को ये एमकोल बेचे और वो सब पैसा हमारे किसानों को देना। और बहुत सिंपल है, यानी आज एलपीजी का एक सिलेंडर आप यहां से वहां नहीं लेके जा सकते, बहुत रेस्ट्रिक्शन है उस पर। ये तो गेहूं चावल जैसा है एमकोल, जहां भी आपको चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम सुरक्षित। इसका इसका धमाका नहीं होता है एलपीजी जैसा, तो बिल्कुल ये ज्वलनशील नहीं है। तो दोस्तों, ये हुई बात कि दूसरी जो बात है वो है हमारे तहसील में जितने भी छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज है, यूनिट्स है, बेकरी का यूनिट है, कोऑपरेटिव में बनाए हुआ कुछ तो बिजनेस धंधा कुछ हमारे लोग कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। तो ये जो जो व्यावसायिक चीज हम लोग कर रहे हैं, वह ईंधन की जरूरत होती है और अलग अलग ईंधन का उपयोग होता है। बहुत जगह पे तो फर्नेस ऑयल, एलडीओ, इसका इस्तेमाल हो रहा है। कई कई जगह पे कोयला, लोग जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत महंगा होता है एलडीओ वगैरह, तो कोयला भी 25-30 रुपए से आज खरीद रहे हो, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसा पैसे, और बहुत सारे पैसे लगते हैं इस ईंधन और ऊर्जा के ऊपर। तो इन सभी को तरफ अगर आप देखोगे, तो इन सभी तरह के ईंधनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे एमकोल के साथ। सोचिए कितना फायदा हमारे किसान, हमारे लोगों का आप करेंगे। ये सभी जो व्यावसायिक है, जो हमारे तहसील में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आज उनको हम ये करके दे तो बहुत अच्छा मुनाफा उनके लिए भी हम लोग तैयार करके दे रहे हैं। फैक्ट्रीज है आपके यहाँ हमारे तहसीलों में, कि जहां तहसीलों में की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो अनइवन है, कम ज्यादा है, इसलिए हर फैक्ट्री ने ऐसी फैक्ट्री की जहां कंटिन्यूस उनको प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन्होंने बड़े बड़े डीजी सेट लगाए, डीजल के ऊपर चलते हैं डीजी सेट। और ये सभी डीजी सेट हम लोग एमकोल के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एमकोल गैसीफायर करके एक चीज होती है, ये एमकोल जब हम डालेंगे ना, उसकी गैस बनेगी और गैस से वो जनरेटर चलेगा, बिजली तैयार होगी। और ये बहुत ही एस्टेब्लिश है। आप डालोगे तो 500 वेंडर्स आपको मिलेंगे भारत में जो एमकोल गैसीफायर आपको दे सकते हैं। तो ये एस्टेब्लिश्ड है कि हम इन सभी चीजों को एमकोल के ऊपर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एमकोल को इस्तेमाल करने का, ये भी कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है। अभी ये फॉसिल फ्यूल है, उसके अपने भी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत ज्वलनशील है, बहुत ज्यादा धुआं, सब कुछ कितना। अभी हमें भी पता है कि ये जो इंडस्ट्रीज है इसमें कई सारे हादसे होते हैं, कई सारे, इतने सारा पॉल्यूशन बाहर ही नहीं अंदर भी होता है। इन सभी चीजों को हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं एमकोल के साथ।
दोस्तों, और ये तो हुई बिजनेस की बात। हम एमकोल के साथ लोगों का फायदा भी बेहतर करेंगे, उसका उनका प्रॉफिट बेहतर करके, ये हुई बिजनेस। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सामाजिक सोशल काम कर सकते हैं हम लोग एमकोल के साथ। आज पूरे भारत में मैक्सिमम जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, लेकिन फिर भी आदिवासी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें रहने वाले हमारे आई मीन सैकड़ों सालों से रहने वाले, हजारों सालों से रहने वाले हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, आज भी वहां उनके यहाँ बिजली नहीं है। वहां एक तो वन विभाग उनको बिजली का कनेक्शन लगाने नहीं देता, जिसका कारण यह है कि वो जो बड़े बड़े टावर्स लगते हैं, ट्रांसमिशन वायर्स लगती है, वो अलाउ नहीं करते। मुंबई के आजू बाजू जो है इलाके, वहां अभी तक बिजली नहीं, तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। तो सोचिए कितने सारे ऐसे प्लेसेस हैं। अभी आपके सामने एक एग्जांपल है कि ऐसा ही एक शहर है साउथ में, उसके बाजू में एक ऐसे पहाड़ी इलाका है जहां आदिवासी भाई बहन रहते हैं। वहां लगभग 8 गांव है, 300 से ज्यादा उनके परिवार वहां रहते हैं। राज्य सरकार ने वहां एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया कि आप जाओ और उसको लगाओ, सब परमिशन भी दी। अब इस कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लेके सरकार से, उसको वो पहाड़ी पे चलना था और उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी थी। अभी इन लोगों ने बोला है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी लाते तो हम पूरा आपको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, आपको जो चाहिए वो करेंगे। इन लोगों ने अपने सर के ऊपर वो पोल लेके 8 किलोमीटर, वो कॉन्ट्रैक्टर के पोल वस्तु सामान जो भी था ना, 8 किलोमीटर चल के गए ऊपर, बिना कोई पैसा वैसा लेके, ऐसे ही कि गांव के लिए बिजली ला रहे हैं आदमी। और वो करने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्टर बोला कि ठीक है, ये तो हुआ, अभी मुझे हर घर के पीछे 2,500 रुपए चाहिए, 2,500 चाहिए, तब मैं आपको कनेक्शन दूं। कहां से लाएंगे 2,500 रुपए? और फिर इन्होंने ये ऐसा अनोखा आंदोलन किया घुटनों के ऊपर। ये परिस्थिति है। दूसरे पर ये गांव है जो रिलोकेट होना चाहता है। ये ऐसा गांव है कि जो जो चाहता है कि हमें यहां से आप निकालो, क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, ना स्कूल है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना कुछ है। तो ऐसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये जो इक्विपमेंट आपको देख रहे हैं, जो मशीन आपको देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट अभी 10 किलोवाट की बिजली बना रहा है। ये वो मशीन है जो एमकोल के ऊपर चलेगा, जो गांव में हम लोग लगा सकते हैं, और इस एक मशीन से 100 घरों में आज बिजली जा सकती है। तो एमकोल को लेकर सिर्फ बड़े बड़े पावर प्लांट उससे बिजली बनाएंगे ऐसा नहीं है। जितनी भी हमें बिजली चाहिए, जितनी भी छोटी जैसी भी चाहिए, उस तरह की बिजली आज हम लोग बना सकते हैं। और ये अलग अलग यूनिट्स है जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग भारत में बने हुए यूनिट्स हैं, जो जिससे हम हर जगह बिजली का निर्माण कर सकते हैं हमारे एमकोल से। तो सोचिए कितना बदलाव पॉसिबल है, कितना बदलाव हम लोग ला सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, कई सारे ऐसी जगह है कि जहां बिजली की जरूरत है, बिजली के कनेक्शन है, लेकिन वो कितनी बिजली आती है हम सबको पता है। और ट्रांसमिशन लॉस, दोस्तों, ये लोकसभा से आई मीन लोकसभा से मिला हुआ उत्तर है कि आज भी 20% से ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस है। जो भी बिजली का निर्माण होता है, जब तक वो जाती उपभोक्ता के पास, 20% बिजली का लॉस हो रहा है। इतने रिसोर्सेस, पैसे का लॉस हो रहा है, और इसीलिए वो बिजली महंगी हो रही है सभी लोगों के लिए। ये पूरा ट्रांसमिशन की जरूरत ही नहीं ना, जब डिसेंट्रलाइज वे में हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं, वैसे तैयार किए हुए हमारे इस एमकोल के साथ, तो ट्रांसमिशन लॉस में कितना सारा पैसा हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा, पानी। ये बड़े बड़े जो पावर प्लांट है ना, ये इनको बहुत ज्यादा पानी लगता है। 500 मेगावाट का अगर एक प्रोजेक्ट है, तो उसको 65 MLD, यानी 5 लाख लोगों को जितना पानी लगता है ना, उतना पानी लगता है एक प्रोजेक्ट को। 500 मेगावाट का पावर प्लांट जो कोयले के ऊपर चलता है। आज हमारे देश में ऐसे लगभग 400 यानी 2 लाख मेगावाट इतनी बिजली निर्माण हो रही है कोयले से हमारे देश में। तो ऐसा समझे कि लगभग 20 करोड़ लोगों का पानी इस्तेमाल हो रहा है। और ये क्या करता है कि बड़े बड़े रिवर, पानी स्रोत जो होते हैं, उनसे पानी लेते हैं, वो पानी बहुत गर्म होता है, और फिर से वो गर्म पानी उसमें डालते हैं। अभी गर्म पानी अगर आप वहां डालोगे, तो वहां के मछली, बाकी वहां के जो जीव है, उनका क्या होगा मुझे बताइए। जिस टेम्परेचर में हम लोग सब रह रहे हैं, अगर ये टेम्परेचर अचानक से 60, 70, 80 हो गए, तो हम जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। वैसा हो रहा है।
जब मैंने बोला कि फ्रेश वाटर में से 67% जीव लुप्त हो रहा है, तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। इतना सारा प्राणी लगता है और इतनी सारा इको इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और एमकोल के ये जो गैसिफायर है, छोटे छोटे गैसिफायर अगर हम लोग तैयार करें, जितनी भी जरूरत है अगर उसको करें, तो उनको जो भी पानी लगता है वो इंटरनल सर्कुलेशन, यानी पानी इस्तेमाल किया, फिर से उसको ठंडा किया, फिर से इस्तेमाल किया, वो अपने आप अपने उस सिस्टम में लगा रहेगा। और एमकोल के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं होती, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में लगता है, और इसके लिए इतने सारे पैसे हर साल उसमें निवेश हो रहे हैं। और देखिए, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्विस होने वाली है हमारे इस काम की वजह से, वो होने वाली है इस पर्यावरण। ये करोड़ों बेजुबान जो जीव है, ये जानवर है, ये इनकी सेवा होने वाले कौन रहेगा उनके सामने, उनके लिए खड़ा, मुझे बताइए। जब तक आप देखोगे नहीं उनकी क्या परिस्थिति ने, आपको नहीं समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये पर्यावरण जो है उसका संतुलन रखना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पैसे वैसे सब सेकेंडरी, बहुत ज्यादा सेकेंडरी। जब हम इस धरती का ख्याल रखेंगे, एक बहुत ही जबरदस्त आनंद, संतोष और एक अच्छा काम जिंदगी में आके हम लोग करेंगे। और इस एमकोल इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या होगा, तो दोस्तों आपको शायद पता नहीं कि जब हम इस एमकोल को लेके, हमारे इस ईंधन को लेके लोगों की व्यवस्था बदलेंगे, यानी जो भी लोग आज जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहा है, एनर्जी का उपयोग कर रहा है, उसको अगर हम स्वच्छ ईंधन के ऊपर, एमकोल के ऊपर लेके जाएंगे, तो आपका जो रोल है वो रोल सिर्फ एमकोल देने का नहीं है। आप सभी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। आपको एंटायर वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार करना है, आपको पूरा बदलाव उसमें लाना है। आप सिर्फ एमकोल के सप्लायर नहीं है, आप हर चीज में आपको वो व्यवस्था ही बदलनी है। घरेलू अगर आपको वो सिलेंडर बदलने हैं, तो आपको चूल्हा भी देना है। इंडस्ट्री में जाके अगर आप फर्नेस ऑयल, एलडीओ को अगर कोयले पे हमारे एमकोल के ऊपर लेके आ रहे हो, तो वो व्यवस्था बदलनी है। और हो सकता है कि उनके पास अभी पैसे नहीं हो सकता है कि जो लोग ये करना चाहे उनके पास पैसे नहीं, कि आप जो स्टोव दे रहे हो या बाकी सब सिस्टम लगा रहे हो उनके पास अभी पैसे नहीं, तो अगर उन्हें ईएमआई के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। और ये ईएमआई से उनको जितने भी पैसे देने हैं, कई से उनके पूरा पैसा एक साल के अंदर ही लेके जाएगा। इतना फर्क है दोनों ईंधनों में। अगर आज कोई कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल कर रहा है और हमारा एमकोल लेके, कितना फर्क है, कितना पैसा बचेगा उसका। आज कोई एलडीओ का इस्तेमाल कर रहा है, फर्नेस ऑयल का कर रहा है, और बात एमकोल पे आ जाएगा, तो कितना पैसा बचाएगा। तो ये सभी जो है हमारे तहसीलों में जब ये काम करेंगे, तो हम हमारे लोगों का भी फायदा करेंगे और उसको सिस्टमेटिकली वे में करेंगे। और आपका रोल ये सब व्यवस्था बदलने का भी है, और फिर पूरी जिंदगी उसको वो फ्यूल सप्लाई करने का भी है। तो सिर्फ इसी काम से अगर आप देखोगे कितना रेवेन्यू पॉसिबल है, तो 1000 करोड़ तक आराम से, आप सोचिए पूरी व्यवस्था अगर हमें बदलनी है, तो 1000 करोड़ तो बहुत कम है। इतना व्यापार, रेवेन्यू का निर्माण इस एक चीज से होता है। और दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे, तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है आज हमारे गांव में या आजू बाजू हर जगह, गांव में नहीं शहरों की भी ऐसी परिस्थिति, दो तरह की बेरोजगारी। एक दिखती है, जहां हमें पता है कि जो जो पर्सन है वो घर पे बैठा हुआ है, उसको काम धंधा नहीं है। और दूसरी है जो दिखती नहीं है, जिसको कहते हैं छुपी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और छुपी बेरोजगारी। अभी छुपी बेरोजगारी यानी क्या, तो वहां पढ़े लिखे लोग, यानी ऐसे लोग कि जिन्होंने बहुत अच्छा शिक्षण लिया है, जो टेक्निकल है, सब कुछ है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, तो बहुत लो लेवल का काम कर रहे हैं। आज भारत ऐसा देश है कि मैक्सिमम इंजीनियर्स हमारे यहाँ तैयार होते हैं, मैक्सिमम टेक्निकल लोग हमारे यहाँ तैयार होते हैं। लेकिन वही अगर आप देखोगे कि कहाँ काम करते, तो एक सिंपल क्लर्क की अगर एडवर्टाइजमेंट निकलती है, तो ये सभी लोग वहां उनको अप्लाई करते हैं। ऐसी आज की परिस्थिति है। तो जब ये काम करेंगे हम, ये इस तरीके के काम है, ये सभी इंजीनियर, सभी टेक्निकल लोग, चाहे वो टेक्निकल एग्रीकल्चर में हो, यहाँ हो, कितने सारे एग्रीकल्चर के जो अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे, वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, जिसका संबंध ही नहीं कुछ एग्रीकल्चर से। तो सोचिए, इन सभी लोगों को एक बहुत बेहतर एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसका होगा, बड़ा किंग, सबसे राजा कोई होगा, तो हमारा किसान। उसके हाथ में है ये एमकोल बनाना। दोस्तों, ये इक्विपमेंट कोई भी बना लेगा, अमेरिका बनाएगा, चाइना बनाएगा, कोई भी बनाएगा, उधर ईंधन बनाना जरूरी है।
ईंधन हमारा किसान बनाएगा। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसका होगा तो किसानों का होगा। और ये प्याज और बाकी के जो हम लोग प्रोडक्ट्स रहते हैं उससे ऐसा नहीं है। अभी देखिए ना कॉटन की क्या परिस्थिति है। कॉटन को जितना चाहिए, कॉटन कपास, अभी उस कपास के लिए जितना रेट चाहिए उतना रेट नहीं मिल रहा है मार्केट। शुगर इंडस्ट्री में कभी कभी रेट बिल्कुल नहीं मिलता। अभी आज शुगर का जरा बेहतर अंतरराष्ट्रीय भाव चल रहा है, इसलिए शायद मिलेगा। तो जब भी सप्लाई कम होता है, मार्केट रेट अच्छा होता है, हमारे सभी किसान भाई फिर वो खेती करते हैं। जब तक वो खेती करते हैं और मार्केट में फिर सप्लाई बढ़ती है, उसका रेट कम होता है, इनके पैसे निकलते हैं। ऐसा नहीं होगा इसके साथ, ऐसा नहीं होगा नेपियर के साथ, ऐसा नहीं होगा एमकोल के साथ। उल्टा इसमें तो इतना है कि आप जितना तैयार करो उतना कम है। पूरी दुनिया को दे दो आप, पूरी दुनिया रेडी है लेने के। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो क्या है कि आप सोचिए कि अभी हम एक नए व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं ना, यानी नेपियर घास को आज तक लोगों ने सिर्फ फॉडर यानी गुरों के लिए चारा करके उसका इस्तेमाल किया। तो उसको गीलापन ज्यादा चाहिए ना, जब हमारे गाय भैंस खाते हैं तो उस खाने में पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए वैसे हार्वेस्टिंग है कि जिसमें पानी 80% 85% होता है। लेकिन इसी नेपियर घास को जब बायोमास के लिए हम उसकी खेती करेंगे, उसका हार्वेस्टिंग पैटर्न बदलना है, कई सारी चीजें हैं। और एमकोल सिर्फ ये नहीं है, एमकोल एक ऐसी चीज व्यवस्था है कि पूरी चीज वो कर सकता है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स है, हमारे यहाँ आईटीआई में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको बताओ ये चीजें, बताओ कि इस एमकोल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। वो लेके आएंगे सॉल्यूशंस। इनोवेशन कितना जरूरी है, कितना रिसर्च डेवलपमेंट हो सकता है, कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं बाहर से, ये यहाँ से निकल के। ये गैसीबर वगैरह सिर्फ ग्रॉसली मैंने बताया, लेकिन छोटे छोटे कितने आविष्कार हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है। और दोस्तों आज की परिस्थिति तो ऐसी है, मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे देश में बिल्कुल कुछ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन चीज ही नहीं होती है। मैं आपको बोलता हूँ सच्ची चीज कि अभी 26 जनवरी को जो जो हमने इवेंट किया, हमने इनिशियल बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट अभी लगने हैं, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होती है, तो हमने जो यहाँ के अभी बायोमास ब्रिकेट बनाने वाले इतने सारे वेंडर्स है भारत में, कुछ वेंडर से सामान लिया। ऑफकोर्स जो टोरीफैक्शन है जो वो तो हम लोग तैयार करेंगे, वो तो कोई नहीं करता। लेकिन जो बायोमास ब्रिकेट ही बनाते हैं तो उनसे आप सप्लाई करो, क्योंकि हमें जल्दी देना है, हमारे जो फैक्ट्रीज है उसमें देना है, इसलिए करके उनको ऑर्डर दिया, पूरा पैसा भी दिया। और बाद में पता चला कि ये बायोमास ब्रिकेट बनाने वाली जो मशीन है वो भी कोई नहीं बनाता। ये मशीन्स भी लोग चाइना से लेके आते हैं। ये सभी जो बैठे हुए हैं ना, जो आपके देखेंगे आपके 500 लोग बैठे हुए वहां जो आपको सप्लाई कर सकते हैं, ये सभी सिर्फ ये सब मार्केटिंग एजेंट है। चाइना से वस्तु ली, अपना स्टैंप मारा और बेचा, इस तरह की परिस्थिति है। छोटे छोटे चीजों के लिए हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट, छोटी छोटी चीजों के लिए, यानी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से लेके ये बाकी सभी चीज जो आज हम एक्चुअल कर रहे हैं किसानों के लिए, आपके लिए, हमारे सभी फैमिली के जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें समझ में आता है कि कितनी जरूरत है हमें। और क्या बच्चे हैं हमारे, ये वही बच्चे हैं ना। आज पूरी दुनिया में अगर आप जाओगे, नासा नासा के जो साइंटिस्ट है उसमें 60% भारतीय है। कोई कोई किसी भी कंपनी में जाइए आप, एप्पल से लेके अमेजोन से लेके किसी भी कंपनी में जाओ, आर&डी सेक्शन है उसमें मैक्सिमम भारतीय मिलेंगे आपको। पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े संगठन है उसको चलाते हैं भारतीय। कुछ भारतीय तो पंतप्रधान भी बन गए बाहर जाके। अरे ऐसा ब्रेन है हमारा, और क्या कर रहे हैं हम। और ये आपकी मेरी हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस तहसील में हम लोग काम कर रहे हैं, ये विचारों को आप अपने वहां के जो तहसील के जो कॉलेजेस है, आईटीआई के कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग के कॉलेज है, हमारे तहसील में नहीं, बाजू के तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, उनसे बात करो। उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर, उनके साथ बात करो। दो इनको प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं ना। ये अगर बच्चे कुछ लेके आते हैं आविष्कार, इनोवेशन, उनके साथ एक स्टार्टअप तैयार करते हैं, हम लोग फिर इक्विपमेंट करते हो देते हैं ना, चाइना को बेचते हैं, फिर चाइना को बेचते हैं, पूरी दुनिया को बेचते हैं। और दोस्तों ये वही ब्रांड देखो हमारे यहाँ ना, ये क्यों हमारे ब्रांड इतने अच्छे हैं मैं आपको बोलता हूँ। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। ये आज मैंने आपको केदारनाथ का एग्जांपल जो बताया, केदारनाथ का टेंपल है,
या कितने सारे ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे वास्तु है कि जो आज की तारीख में भी यूरोपियंस, अमेरिकन कोई भी आज आज भी नहीं बना सकते, और वो हजारों साल पहले हमने बना के रखा है। क्यों हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, क्यों इतने एकदम प्रॉस्पर होते हैं? क्योंकि यहाँ कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां इस प्लेटफॉर्म ये सब करे। हमारे एम्पल की फैक्ट्रियां हैं, ये हमारे सभी R&D सेंटर्स है। बच्चों को बुलाओ यहाँ, उनको बोले कि बच्चे इस पे काम करें, उनको बोले अपने ITI में, अपने कॉलेजेस में जाओ, प्रोफेसर से बात करो, और उनको बोलो कि बच्चों का जो आखिरी साल का 3-3 महीने का जो होता है, उनको ट्रेनिंग करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, हमारे फैक्ट्रियों में आइए, काम करे, उसके ऊपर कुछ बेहतर करे, उसके साथ मिलके अगर कुछ अच्छा निकलता है तो उसको ऊपर स्टार्टअप बनाएंगे, उसको पार्टनर करेंगे, और इतनी सी कम उम्र में हो सकता है वो बहुत ज्यादा पैसे कमाए। जरूरी नहीं पैसा कमाने के लिए आईपीएल में चुनना जरूरी है, कई सारी ऐसी चीजें हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी भी हमारी है, ये हमारी संस्कृति है हजारों सालों से, इसलिए हमारे ब्रेन अच्छे हैं सबके। एक बार हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया तो बहुत अच्छे लोग, बच्चे इसमें निकल आएंगे। और दोस्तों, ये अभी हमने जिम्मेदारी ली है कि पूरी दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाने। और मैं आपको बोलता हूं, दुनिया की आबादी 700 बिलियन नहीं, 1000 बिलियन भी हो कल जाके, और जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोग कर रहे हैं वो और बेहतर अगर हो, और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत, ईंधन की ऊर्जा भी अगर मनुष्य को हो, तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने भी हमें ईंधन चाहिए, जितनी भी ऊर्जा चाहिए, जो भी हमें हमारी जरूरत है, वो पूरी हमारी धरती में आराम से पूरा कर सकती है, करोड़ों साल से। वो सिर्फ हमें सीखना पड़ेगा कि क्या नियम है कि जिसके तहत ये धरती में ये काम करती है, ये अक्षय ऊर्जा हमें हमेशा प्रदान करती है। उस दिशा को समझना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, तो हमें जितना भी चाहिए उतना ईंधन और ऊर्जा हम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी दिशा गलत हो रही है। गड्ढे में जा रहे हैं हम लोग, गड्ढे में, और पूरी दुनिया को लेके जा रहे हैं अपने साथ। इतने सारे जीव जो हमारे साथ, करोड़ों जीव इतने करोड़ों साल से आ रहे हैं, उनको लुप्त कर रहे जा रहे हैं हम लोग। इस दिशा को बदलना होगा, और वो दिशा एक ही है, और वो है ये खेती। जो सूरज की तरफ ग्रुप होती है ना, वो है दिशा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये है दिशा, ये है आंसर। नेपियर ग्रास, बायोमास इज द आंसर। अभी इससे हम एमकोल भी बना सकते हैं, इससे हम लोग मीथेन भी बनाएंगे ना, हमारे ऊपर है क्या बनाना है और क्या बेचना है। लेकिन ये इतना सब कुछ, और मैं भारत की बात कर रहा हूं, प्रकृति यानी सभी देश है। भारतवर्ष की जब बात करते तो भारतवर्ष में श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक पूरा प्रदेश हमारा था, वो पूरा एक भारतवर्ष है। तो सोचिए मिलके क्या क्या कर सकते हैं हम। और दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं कि आज अभी हमारा रुपये जो है उसका वैल्यू बहुत कम है, आपको सबको पता है कि डॉलर बहुत तेज हो रहा है और हम लोग बहुत कम हो रहे हैं। और उसका प्रमुख कारण है हमारी डिपेंडेंसी इस ईंधन और ऊर्जा के लिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस रशिया का। आज की तारीख में रशिया दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा नंबर 1 ऑयल एंड गैस का सप्लायर है। दुनिया को सबसे ज्यादा ईंधन और ऊर्जा सप्लाई करता है रशिया, 10%। और उसका सबसे नंबर 1 खरीदार अगर कोई है तो भारत देश है। हमारा और उनका जो रशिया का जो व्यापार है, आप देखोगे तो 2020 में ये जो ब्लू है, ब्लू कॉलम है, वो है हमारा एक्सपोर्ट, काला है हमारा इंपोर्ट, और जो ऑरेंज है वो है घाटा फायदा जो कुछ है। तो 2020 में ऑलमोस्ट वैसे ही था, 2021 में ठीक ठाक था, लेकिन अभी आज 2022 में, और स्पेशली जब से यूक्रेन का वॉर, उनका युद्ध चालू हुआ है, तब से हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में वहां से ये ईंधन और ऊर्जा उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और रशिया को हम जब पैसे देने की बात आती है, तब रशिया रुपीस में पैसे नहीं लेता, आप समझ रहे हैं? इंडियन रुपी में, इंडियन करेंसी में वो नहीं लेते पैसे, उनको डॉलर चाहिए होता है। और वही डॉलर, यूएस डॉलर जब उनको चाहिए होता है, तो वही देने के लिए हमें फिर डॉलर खरीदने पड़ते, उनको देने होते हैं। और इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है कि ये कारण है कि जिसके वजह से हमारा रुपए का जो वैल्यूएशन है वो भी कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इस परिस्थिति को हम बदल सकते हैं और बदलेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में आप समझिए कि आज जिस तरीके से हम एमसीएल फैमिली में सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा ना कि हम एक्सपोर्ट करेंगे।
ये जो ईंधन और ऊर्जा की जो जरूरत है पूरी दुनिया के, उसको हम पूरा करेंगे। और लोगों को जब देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनको बोलेंगे आपको जो पेमेंट करना है वो इंडियन रुपी में करना पड़ेगा। तो उनको उनके डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, रुपए खरीदने पड़ेंगे और देने पड़ेंगे, और तब हमारा जो रुपए का वैल्यूएशन है वैसे बढ़ेगा। और पूरी दुनिया के लिए हम 30% तक, 25 से 30% ईंधन ऊर्जा बना सकते हैं और बनाएंगे।